Good evening, students. Today we are going to go through legality of object. We are entering into the second unit of business law. So the legality of object, one of the essential elements of contract is, apart from the intention, mutual will of the parties and lawful consideration, one more essential element required is the object of the agreement or the contract must be lawful. So the object of an agreement, if it is an act of performing something unlawful, then the agreement will be declared void. Means it cannot be enforced in the court of law. The object means what here? Purpose of the contract, or you can say design of the contract. And definitely object is different from consideration. Consideration is something in return of promise. Promise can become the object, or the purpose of the contract must be lawful. If the purpose of the contract is unlawful, the agreement will be declared void. Now here section 73 talks about certain situations under which either the object is unlawful or the consideration is unlawful. We want both the things, the object and the consideration, both must be lawful. If either the object is unlawful or the consideration is unlawful, then the whole agreement will become void and it cannot be enforced in the court of law. So we will be going through first, if it is forbidden by law. Forbidden means मना कर दिया गया है, prohibit कर दिया गया है, करना ही नहीं है. So like for example, criminal law says that you will be punished if you do this. So when you will be punished if you do this, you are prohibited from doing such act. And in an agreement, if such an act is mentioned, either by way of object or by way of consideration, then the whole agreement is void. Let us see the example here. A promises B for an employment in the government service. A B को promise करता है कि मैं तुमको गवर्नमेंट सर्विस में एम्प्लॉयमेंट दिलाऊंगा. अच्छी बात है, एम्प्लॉयमेंट दिलाना गवर्नमेंट सर्विस में तो अच्छी बात है, लेकिन बी उसके बदले में उसको पैसे देता बोला. तो द हियर द पर्पस इज लॉफुल. गवर्नमेंट जॉब दिलाना अच्छी बात है, लेकिन उसके बदले में पैसे जो दे रहा ना, वो है अनलॉफुल कंसिडरेशन, जिसके वजह से द होल एग्रीमेंट इज void and it cannot be enforced in the court of law. तो next situation लेते हैं. A promises to drop prosecution filed against B for a robbery. मतलब A B को क्या बोलता है कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट जो केस डाला रॉबरी के लिए, मैं वो वापस लूँगा. और उसके बदले में बी क्या बोलता है, मैं जो भी तुम्हारे पास से चोरी किया था ना, वो सब वापस दे दूँगा. जो चोरी किया था वो सब वापस दे दूँगा, वो तो बहुत अच्छी बात है, कंसिडरेशन सही है यहाँ पे, पर ऑब्जेक्ट गलत है. ड्रॉपिंग प्रोसिक्यूशन मतलब उसने गलती की है तो उसको सज़ा होनी चाहिए. अगर आप सज़ा नहीं देंगे तो वो किसी और के घर में जाएगा और रॉबरी करेगा. तो ए का जो प्रॉमिस है टू ड्रॉप द प्रोसिक्यूशन इज अनलॉफुल. इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इवन टू द सोसाइटी. सो हियर द एग्रीमेंट इज void. नेक्स्ट, इफ इट इज ऑफ सच ए नेचर दैट if permitted it will defeat the provisions of some other law. मतलब डायरेक्टली तो प्रोहिबिटेड नहीं है एक्ट, लेकिन कुछ ऐसा करते हैं जिसके वजह से दूसरे एक्ट के प्रोविजंस क्या हो जाते हैं, डिफीट हो जाते हैं. मतलब दूसरे एक्ट के प्रोविजंस लागू नहीं कर सकते अगर हम एग्रीमेंट्स को एनफोर्स करते हैं तो. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, एज प्रेमिसेस इज सोल्ड फॉर एरियर्स ऑफ रेवेन्यू. मतलब क्या, ए का जो प्रॉपर्टी या प्रेमिसेस है उसको बेचने को लगाए, किस लिए, क्योंकि उसने रेवेन्यू पे नहीं किया था अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर. तो जब ए का घर या ए के प्रेमिसेस नीलाम हो रहे, तो इस प्रॉपर्टी को ए नहीं खरीद सकता.
तो बी ने क्या किया, वो प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आगे आया, लेकिन बी ए के साथ अंडरस्टैंडिंग करता है कि मैं खरीदूंगा फिर तुमको बेचूंगा। ए को तो खरीदना ही नहीं है ये प्रॉपर्टी, ही इज प्रोहिबिटेड। फिर भी ये ऐसा जो एग्रीमेंट करते हैं तो ये क्या है, इट विल डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब ये मना करता है। तब भी अगर हम इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करते हैं तो इट विल डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। इसीलिए बी खरीदने के बाद अगर ए को नहीं बेचा तो ए कोर्ट नहीं जा सकता। सो नेक्स्ट और एक सिचुएशन देखते हैं कि यहाँ पर एन एग्रीड, कंपनी सर्विस में एग्री हुआ, क्या बोलकर, वीकली वेज कितना मिलेगा 13 पाउंड्स और एक्सपेंस अलाउंस मिलेगा 6 पाउंड्स। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों राजी हो गए, लेकिन दोनों का मकसद क्या है, टू इवेड टैक्स, टैक्स की चोरी करना। तो मान लो कि एम्प्लॉयर सिर्फ 13 पाउंड्स देता और 6 पाउंड्स नहीं देता, तो यहाँ पर एन कोर्ट नहीं जा सकता। क्यों, पर्पस क्या है, टू इवेड टैक्स, टैक्स की चोरी करना ये मकसद है जो कि इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अगेंस्ट है, इसीलिए। नेक्स्ट और एक केस, एन एग्रीमेंट बाय अ डेटर नॉट टू रेज लॉ ऑफ लिमिटेशन, मतलब क्या, एक डेटर बोलता है कि मैं 3 साल होने के बाद भी कोर्ट नहीं जाऊंगा कि ये डेट लॉ ऑफ लिमिटेशन से बाहर हो गया, ऐसा बोलकर लिख के देता है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं रहता, क्योंकि लॉ ऑफ लिमिटेशन का प्रोविज़न क्या बोलता है, कोई भी कर्जा अगर 3 साल तक पे नहीं किया गया तो क्या बन जाएगा, टाइम बार डेट बन जाएगा, वो बन ही जाएगा। तो यहाँ पर अगर डेटर ऐसा कोई एग्रीमेंट करता है तो वो वॉइड है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, इफ़ इट इज़ फ्रॉडुलेंट, अगर एग्रीमेंट ऐसा है जो कि धोखा देने के लिए बनाया गया, जैसे कि किसी क्रेडिटर के हक को आप डिफीट कर रहे, उसको एक्सरसाइज करने नहीं दे रहे, तो दैट एग्रीमेंट इज ऑल्सो वॉइड। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर क्या एग्री करें, हम धोखा दे के जो भी पैसा कमाएंगे या मिलेगा हमको, तो वो पैसा हम तीनों में बराबर डिवाइड करेंगे। अब धोखा देके जो पैसा कमाए उसको तीनों में डिवाइड नहीं बराबर हुआ तो कोई भी कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि द बेसिक पर्पस भी क्या हो गया, धोखा देके कमाना, तो दैट इज वॉइड। और एक सिचुएशन लेते हैं, ए एक एजेंट है किसी प्रॉपर्टी का और वो बी के साथ एग्री होता है लीज पे देने के लिए कुछ पैसे के लिए, और एजेंट क्या बोलता कि हमारी जो भी बातचीत होंगी ना, हम अपने प्रॉपर्टी के ओनर को नहीं बताएंगे, तो ये भी तो धोखा देना है ना, तो सच एग्रीमेंट्स आर वॉइड बिकॉज द पर्पस इज फ्रॉडुलेंट। नेक्स्ट पॉइंट हियर इज, इफ इट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजुरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, मतलब कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो किसी पर्सन को हार्म पहुंचा रहा या फिर किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा, तो ऐसा एग्रीमेंट भी वॉइड है, इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। तो यहाँ पर एक सिचुएशन, प्रॉपर्टी मतलब मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, पर्सन मतलब पर्सन के बॉडी को ही हम पहुँचाएंगे ना, तो यहाँ पर एक सिचुएशन लेते हैं, केस बी एल से 100 रुपये बोरो किया, उसके बदले में बी एल के लिए 2 साल काम करना, और 2 साल काम करना और बीच में अगर वो नहीं कर सका तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना है और उसके साथ अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट भी साथ में दे देना है। तो ऐसा वाला एग्रीमेंट जो हुआ ना, तो इट इज़ हार्मफुल टू द पर्सन। 2 साल तक फ्री में काम करना, तो ये क्या है, इंजुरी टू द पर्सन। नेक्स्ट और एक सिचुएशन लेते हैं, घेरूलाल पारिक वर्सेस महादेव दास। तो इस केस में ये लोगों ने क्या एग्रीमेंट किया था कि कंपनी के शेयर्स हम लोग फॉल्स डिमांड क्रिएट करेंगे ताकि शेयर का प्राइस बढ़ जाए। तो पहले हम लोग खरीदेंगे और उसके बाद प्राइस बढ़ते बेच देंगे, ऐसा वाला एग्रीमेंट जो किया। तो इसमें समझो मान लो ए बी सी तीनों मिलकर एग्रीमेंट किए, ए ने खरीदा,
बी और सी ने नहीं खरीदा तो ए कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि द पर्पज इज टू हार्म द जनरल पब्लिक। तो नेक्स्ट 5th पॉइंट, इफ कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल, अगर कोर्ट को लगता है कि ये एग्रीमेंट ही इमोरल है तो सच एग्रीमेंट्स आर वॉइड। एग्जाम्पल, हस्बैंड वाइफ अभी तो शादीशुदा है लेकिन क्या एग्री करते हैं फ्यूचर में हम लोग डिवोर्स दे लेंगे, तो ये इमोरल है। नेक्स्ट और एक सिचुएशन लेते हैं, एक मैरिड वुमेन को पैसे दिए गए कि आप अपने पति से डिवोर्स ले लो और हमसे शादी करो, तो ऐसा वाला एग्रीमेंट भी इमोरल है, इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। नेक्स्ट और एक सिचुएशन लेते हैं, ए एग्रीज टू लेट हिज डॉटर, वो अपनी डॉटर को किसी और को बिना शादी के रहने के लिए भेज देगा, तो ये क्या है, ऑल सच एक्ट्स आर इमोरल विच आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी, सो दे आर वॉइड एंड दे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट वन मोर सिचुएशन वी विल टेक वेयर the consideration itself is illicit cohabitation. Illicit means illegal, cohabitation मतलब साथ रह रहे बिना शादी के। नेक्स्ट और एक सिचुएशन where indirectly you are helping the prostitutes in their trade, जैसे कि आप उनको घर दे रहे किराए पे या फिर कोई व्हीकल दे रहे किराए पे, तो ऐसा वाला प्रोस्टिट्यूट्स का बिजनेस को एनकरेज कर रहे हैं आप इनडायरेक्टली। All such acts are immoral and they are void, they cannot be enforced in the court of law. Lastly, where the court regards the agreement is opposed to public policy, कोर्ट को लगता है कि ऐसे एग्रीमेंट्स जो पब्लिक को हार्म पहुंचा सकती है, such agreements are also void and they cannot be enforced in the court of law.